भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट भी जारी कर दी और इस लिस्ट में कुल 10 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें से 5 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा है और पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक कठुआ विधानसभा सीट से डॉक्टर भरत भूषण को टिकट दिया गया है। उधमपुर पूर्व से आरएस पठानिया को मौका मिला है। बिश्नाह सीट से राजीव भगत उम्मीदवार बनाए गए हैं और बाहू विधानसभा सीट से विक्रम रंधावा को प्रतिनिधित्व करने का मौका पार्टी ने दिया है, जबकि मढ़ सीट से सुरिंदर भगत को मैदान में उतारा गया है। और भाजपा ने इस लिस्ट में 5 मुस्लिम प्रत्याशियों के नामों की भी घोषणा की है। करनाह, हंदवाड़ा, सोनावरी, बांदीपोरा और गुरेज विधानसभा सीट से बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। करनाह से मोहम्मद इद्रिस करनाही को टिकट दिया गया है। हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर का नाम है। सोनावारी से पार्टी ने अब्दुल राशिद खान को मौका दिया। बांदीपोरा से नसीर अहमद लोन मैदान में है और उधमपुर पूर्व सीट से फकीर मोहम्मद खान चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं। और अब तक 90 में से भारतीय जनता पार्टी ने कुल 57 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें लगभग 24 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। मुस्लिमों को भाजपा ने जिन सीटों पर उम्मीदवार बनाया है वो अधिकांश घाटी में यानी कश्मीर वाले हिस्से में, कश्मीर रीजन में। दरअसल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल और यहाँ कुल 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। किस डिवीजन में कितनी सीटें हैं ये समझिए। जम्मू डिवीजन में कुल 43 सीटें हैं, कश्मीर डिवीजन में 47 सीटें। परिसीमन से पहले 2022 में मई में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आई थी, उससे पहले क्या स्थिति थी? 2014 में जब चुनाव हुआ था तब जम्मू कश्मीर में कुल 87 सीटें थी, अब 90 सीटें हैं और 6 सीटें अब बढ़ी हैं। परिसीमन के बाद कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है, जबकि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसी तरह से जम्मू रीजन में भी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, 37 से 43 सीटें हो गई। 2014 के बाद अब 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव और चुनावी फिजा जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार दिख रही है। तब यानी कि 2014 में जम्मू की 37 और कश्मीर घाटी की 40 सीटें थीं। 2014 के बाद अब 10 साल बाद इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। इस बार फिजा भी कई मायनों में अलग है। तब जम्मू की 37 सीटें थीं और कश्मीर घाटी में 46 सीटें थीं, जो कश्मीर में बढ़त भी बनाती थी और जो कश्मीर में बढ़त बना लेता था वही सरकार भी बना लेता था। कई बार ये देखा गया। लेकिन इस बार जम्मू में भी 43 सीटें हैं, कश्मीर में 47 सीटें हैं। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस जम्मू रीजन में है। जम्मू रीजन में हिंदू आबादी ज्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस वजह से बीजेपी का एक खास वोट बैंक जम्मू रीजन में देखा गया है। यही वजह है कि बीजेपी अपने उस वोट बैंक पर फोकस कर रही है, जम्मू रीजन पर फोकस ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जम्मू में 2 दिन दौरा जो उनका हुआ तो उसने भी भाजपा को एक तरह से बढ़त दी है, भाजपा की रणनीति को भी स्पष्ट किया है। भाजपा पूरे प्रदेश की बात तो कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रमुख फोकस जम्मू संभाग पर है, जम्मू रीजन पर है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के संकल्प पत्र के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को खुद से जोड़ने पर जोर दिया है। लोगों को यह संदेश दिया कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है तो जम्मू कश्मीर की दोबारा तस्वीर क्या बन जाएगी। इसमें आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार को पीछे छोड़कर राष्ट्रवाद का नारा दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलित मतदाताओं को भी आरक्षण पर आश्वस्त किया शाह ने और कहा कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन गई अगर तो हर छोटी चीज के लिए भी आपको श्रीनगर जाना पड़ेगा, राजधानी की दौड़ लगानी होगी। जम्मू में वोट फीसद बढ़ाने का 2 सूत्री फॉर्मूला भी बीजेपी ने तय किया है। एक तरफ कश्मीर में कार्यकर्ताओं को शाह ने फॉर्मूला दिया कि विधानसभा में जीत के लिए 4 परिवार का यह फॉर्मूला है। कार्यकर्ताओं को परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचने का लक्ष्य है। परिवार के साथ 3 सगे संबंधियों को भी वोट कराने का लक्ष्य दिया गया है। मतदान वाले दिन सुबह 11:30 बजे बीजेपी को वोट देने का लक्ष्य एक तरह से दिया गया है। शाह इसी फॉर्मूले से भाजपा के पक्ष में वोट प्रतिशत बढ़ने की संभावना देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि पिछली बार 2014 में भी बीजेपी की 25 सीटें थी, 28 सीटें पीडीपी की थी, लेकिन वोट प्रतिशत के मामले में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा दल भाजपा ही था और इस बार भी टारगेट वही है। वहीं मतदान से पहले अब अंतिम कसरत को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें 10 सितंबर से पार्टी की ओर से घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें सभी बूथों को शामिल किया जाएगा।
पार्टी की ओर से एक मंडल के तहत करीब 4000 कार्यकर्ता इस अभियान में सीधे जुड़ेंगे। सभी 7 मोर्चों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। सभी घरों पर भाजपा का ध्वज लगाया जाएगा, झंडा लगाया जाएगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में राजनाथ सिंह पहुंचे। राजनाथ सिंह चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने और एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। युवाओं के पास पिस्टल और रिवॉल्वर की बजाय लैपटॉप और कंप्यूटर है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए। आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर पहले टेररिज्म स्पॉट के तौर पर पूरे देश में जाना जाता था। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म का हॉटस्पॉट बन चुका है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकाला गया। पहले जम्मू से श्रीनगर जाने में लंबा वक्त लगता था, लेकिन अब जम्मू से श्रीनगर तक 4.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। पाकिस्तान की सरकार पीओके को फॉरेन लैंड मानती है। तमाम बातें रक्षा मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बात खुद पाकिस्तान के एएसजी ने हलफनामा देकर कही है, जबकि हम लोग पीओके को अपना मानते हैं, उनके लोगों को अपना मानते हैं। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे ये टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यहां पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। वहीं जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया है। न्यूज एजेंसी एनआई के साथ ताजा पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है, सुनिए। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. Do you believe in capital punishment? No. 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 Okay. Because I don't believe in the infallibility of the system of the courts. तो अफजल गुरु की फांसी को लेकर क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने सुना आपने। जो वादे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर। इसमें आर्टिकल 370 वापस लाने का वादा है और दूसरी तरफ अब आतंकी अफजल गुरु की फांसी को गलत बताया गया है। 23 साल पहले संसद पर हुए हमले के आतंकी अफजल गुरु को 11 साल पहले फांसी हुई थी। 2013 की इस फांसी पर उमर अब्दुल्ला ने हमदर्दी जताई है। जिस आतंकी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आतंकी हमले की साजिश रची थी, उसी संसद के सदस्य खुद उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी रह चुके हैं और अब उसकी फांसी को गलत बता रहे हैं। देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था, 9 लोगों की जान गई थी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया था और संसद अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु गिरफ्तार किया गया। 15 दिसंबर 2001 को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसे फांसी की सजा हुई और 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में उसे फांसी की सजा तय की गई थी, जो उसे फांसी दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी, पीडीपी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ गठबंधन करके मैदान में है। इन 4 दलों के अलावा भी कुछ और अहम दावेदार हैं। इनमें एक है अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी और दूसरी है सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस। एक और पार्टी भी है, बारामूला की सीट से उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी। अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा देने की वकालत तो कर ही रही है और कई मुद्दों को लेकर चुप भी है। अनुच्छेद 370 पर कुछ भी कहने से ये दल गुरेज कर रहा है। अनुच्छेद 371 की तर्ज पर संवैधानिक गारंटी हासिल करने की बात का जिक्र है। ऐसे प्रावधान उत्तर पूर्व के राज्यों में जो हैं, उसका यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि इसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। इनके जरिए स्थानीय लोगों की नौकरियों और जमीन को संरक्षित करने को लेकर भी अपनी बात कही गई है बुखारी की तरफ से। अपनी पार्टी विधान परिषद बहाल करने का वादा भी कर रही है। पीडीपी और एनसी की तरह अपनी पार्टी कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास की वकालत कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपनी पार्टी इस मुद्दे पर
पीडीपी और एनसी से अलग महज आश्वासन नहीं बल्कि एक ठोस योजना भी रख रही है, एक ब्लूप्रिंट रख रही है। पार्टी का कहना है कि वो सरकार में आने पर कश्मीरी पंडितों के लिए एक शीर्ष समिति बनाएगी। इस समिति में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के अलावा कश्मीरी पंडितों के सभी रजिस्टर्ड संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ये समिति हर 6 महीने पर एक बार मुलाकात करेगी, बैठेगी और कश्मीरी पंडितों की वापसी और पुनर्वास को अमल में लाएगी। राजस्व मंत्री इसके संयोजक होंगे, ये वादा भी किया गया है।